सो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो क्लास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? कोई ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके क्लास, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जा रहा है किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट, इसमें हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करा रहे हैं। जब हम इसमें डिसॉल्व कराते हैं तो इससे इन दोनों के कंपोनेंट से हमारा तैयार क्या होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है। तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा when we dissolve non-volatile solute in a pure solvent, then the freezing point of solution is always less than, solution जो है उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो हमेशा कम होगा किससे? प्योर सॉल्वेंट से। उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो हमेशा कम होता है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन के हम लोग डिनोट करते हैं TF से, और प्योर सॉल्वेंट को हम लोग डिनोट करते हैं TF नॉट से इसको, और TF से हम इसे डिनोट करते हैं। ओके क्लास, अब देखिए हमने क्या बोला है कि इन दोनों के डिफरेंस, यानी हमारा हो रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस TF नॉट। ओके क्लास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है किस? मोलालिटी के। हमारा जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, जैसे हम बोलेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव कर देंगे, और जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ रिमूव करेंगे तो हम लोग लगा देंगे KF। KF जो है वो है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। KF इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं। ओके क्लास, अब इससे हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। ये होता है मोलालिटी के इक्वल, मोलारिटी नहीं है क्लास, मोलालिटी है। अब देखिए क्लास, व्हेन 1 मोल ऑफ non-volatile solute dissolve in 1 kg of pure solvent, then depression in freezing point is called molar depression constant, और इसे हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि अगर हम 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं 1 kg ऑफ प्योर सॉल्वेंट में, तो उससे हमें देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी के बेसिस पर हमारा एक न्यूमेरिकल बनता है। सो अब हम लोग वो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि हमारा वो न्यूमेरिकल क्या है क्लास। ओके, सो न्यूमेरिकल है हमारा क्वेश्चन 18.1 ग्राम ऑफ एनी substance is dissolved in
100 gram of water so that the vapor pressure of solution becomes 87 mm if vapor pressure of water at this temperature 92 mm. Find molecular mass of compound. So क्लास, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 18.1 ग्राम ऑफ कोई सब्सटेंस है जो डिसॉल्व किया जा रहा है, यानी ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा 100 ग्राम ये हमारा सॉल्वेंट है. सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना हो जा रहा है 87 mm, और वहीं पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो कितना हो जा रहा है एट इसी टेम्परेचर पर 92 mm. सो फाइंड द मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड. सो हमें मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड को निकालना है. सो हम देखा जाए कि इसका कैसे निकालते हैं. सो आप देखिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले को यूज़ करेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 अपॉन N अपॉन N, और N अपॉन N की जगह पे हम लिख देंगे W अपॉन M, यानी वेट अपॉन मॉलिकुलर मास. सो अब हम लोग लिख लेते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w स्मॉल m, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. फिर हमारा हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट. सो अब देखिए यहाँ पर P0 हमें दिया गया है 92 mm. सो हम लोग उसे कन्वर्ट कर ले रहे हैं और हमारा हो जाएगा 0.92 mm माइनस 0.87 mm. अब हमारा कन्वर्ट हो गया है मिलीमीटर हमारा कन्वर्ट हो गया है लीटर में. सो अब P0 यहाँ पर क्या है, फिर से हमारा 0.92 इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड का मास, यानी सब्सटेंस जो हमने डिसॉल्व किया हुआ था उसका मास निकालना है. उसका होता कितना हमें दिया गया है 18.1. यह हमें नहीं पता, एम हमने यहीं लिख दिया. कैपिटल एम जो है वो है वाटर मॉलिकुलर मास. सो मॉलिकुलर मास वाटर का कितना हो जाएगा 16 + 2 यानी 18 अपॉन 100. सो अब जो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर. हमने 0.92 से माइनस करेंगे 0.87 को, तो हमारा आ जाएगा 0.5, हमारा आ जाएगा 0.5 अपॉन 0.92 इज इक्वल टू 18.1 इंटू 18 अपॉन 100 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट. सो अब एम को हम इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं. एम हमारा इधर आ गया 18.1 इंटू 18 इंटू 0.92 अपॉन 0.5 इंटू 100. सो अब देखिए यहाँ से हमने रिमूव किया, यहाँ का रिमूव हो गया, फिर इसे रिमूव करेंगे तो 2 0 यहाँ नीचे आ गया. अब 5 की टेबल से हम इसे कैंसिल आउट करते हैं. 5 के टेबल से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 4, सो 8.5 यानी 18.5 हमारा यहाँ हो गया. अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे. तो देखिए हमारा 10,000 से डिवाइड करने पर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकल के आता है 59.61. हमारा ये मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाता है. ओके क्लास, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया. सो
want of factor abnormal molecular mass। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है want of factor। सो want of factor है क्या क्लास, अब हम लोग ये देखते हैं। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी सॉल्यूशन, colligative property of any solution is inversely proportional to the molecular mass of solute। Accurate value of molecular mass can be obtained provided the solute are non-volatile, non-electrolyte and do not undergo either dissociate or associate in the solution। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्लास ये होता है कि उसका जो मॉलिकुलर मास के वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट के। इसमें होता क्या है कि जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो जो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सॉल्यूशन में जाने के बाद ना ही वो डिसोसिएट होते हैं, ना ही वो टूटते हैं और ना ही वो एसोसिएट होते हैं, यानी ना ही वो बनते हैं। बट मैनी कंडीशंस द सोल्यूट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बट कई सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं। सॉल्यूट जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि हमारा एसिड, बेस, सॉल्ट है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जब ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं तो क्या होता है कि ये अपने आयंस में या तो फिर डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं, और इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स में द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट अपॉन, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। द मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द colligative property must have different value from their normal value। जैसे जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है उससे वो अलग होते हैं, जो हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, और जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो दोनों डिफरेंट हो जाती है। दीज आर एबनॉर्मल इन नेचर, और वो कैसे होते हैं, एबनॉर्मल इन नेचर होते हैं। आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास, और इसे हम बोलते हैं ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। वॉन्ट हॉफ ने अपना फैक्टर ये दिया हुआ था। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएट, दैट इज टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट कंबाइंड टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन मिल करके क्या करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल को तैयार कर देते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट the total number of solute particle in solution decreases। जो हमारे जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे एक्सपेक्टेड जैसे हम करते हैं कि हाँ वो भी डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि उसका मॉलिकुलर मास जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन वो हमारे एक्सपेक्टेड से अलग हो जाती है। उसका मॉलिकुलर मास जो है वो बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएशन प्रॉपर्टी को शो कर देती है। डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ईज टू इलेक्ट्रोलाइट, वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोलाइट में अपने कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, जैसे लाइक दैट वाटर, हमारे हो गए वाटर। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ आयन form will decrease, so the colligative properties also like to be increased, and the observed mass molecular of solute must decrease। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, वो मॉलिकुलर मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंक्रीज हो रहा होगा, पर वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। So the observed molecular mass in both cases are always different from actual molecular mass of solute। We conclude that the abnormal value of molecular mass are expected if the solute particle undergo change in number of particles in solvent, either because of dissociation or association। The ratio of experimentally determined value of colligative
colligative property and the normal as predicted when the solute behave ideal. The solution without undergoing any dissociation and एसोसिएशन इज कॉल्ड वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और इसी को हम बोलते हैं ना ही वो डिसोसिएट होता है ना ही वो एसोसिएट होता है, और इसी फैक्टर को हम बोलते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर, और इस फैक्टर को हम इंडिकेट करते हैं आई से। जैसे कि इसका फॉर्मूला फिर बन जाता है क्लास आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व colligative property upon normal colligative property। अब देखिए अगर हमारा I जो है I इज इक्वल टू, इफ कोई केस ऐसा है हमारा जिसमें I जो है वो 1 की इक्वल है, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉर्मली बिहेव करेगा सॉल्यूशन में। लेकिन वहीं पर अगर हमारा I जो है वो लेस देन 1 है, तो क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन, अंडरगो डिसोसिएट, एंड इफ I इज ग्रेटर देन 1 सो सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन इन सॉल्यूशन। वो क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा, बड़ा कंपाउंड को बना लेगा। ओके क्लास, अब हमारा नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो क्लास हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ electrolyte associated upon total number of mole of electrolyte, total number of mole of electrolyte। हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो बन रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें बन रहे हैं, अपॉन हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रखते हैं। जैसे कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास हमारा होता है। इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन में हमारा ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट होता है। जैसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो है वो कहता है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, नॉर्मल मॉलिकुलर मास, जो नॉर्मल उसका मॉलिकुलर मास होता है, अपॉन ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास। ओके क्लास, मैं जितना पढ़ाती जा रही हूँ वो सारे का सारा नोट करते जाइएगा आप लोग, ताकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं सारे के सारे। अब जो उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इसका आता है फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो मॉडिफाइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में उसने दिया है, वो है डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी हमारा जो था वो था आई इंटू के बी इंटू एम, मोलालिटी। फिर जो हमारी सेकेंड इक्वेशन वो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। फिर है हमारा पी इज इक्वल टू सी एस टी और सी आर टी, ये दोनों थे हमारे। फिर नेक्स्ट जो थी वो थी हमारी, ये सारे के सारे मैं एक साथ आपको न्यूमेरिकल सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिखा रही हूँ, ताकि मैं वैसे न्यूमेरिकल भी कराती जा रही थी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये फॉर्मूला है तो ये किस में यूज़ हो रहा है। ठीक है क्लास, मैं यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले वो लिख दे रही हूँ जो अभी मैंने 2 लेक्चर में ये पढ़ाए हुए हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई
n/n+n। ये तीनों के तीनों जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। अगर हमें जैसे कोई भी चीज़ें हैं, अगर हमें सिर्फ आई दिया गया है, के भी दिया गया है, एम दिया गया है, तो हम डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं। अगर हमें इन केस आई नहीं दिया गया है और हमें ये तीन चीज़ें दी गई हैं और हमें आई को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो भी मैंने बता दिया। ये उसी के तरीके सारे के सारे हैं। यहाँ पर क्लास ICST है और यहाँ ICRT है। ICST और ICRT है। आइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, दो सॉल्यूशन स्ट्रिक्टली ओबे, जो राउट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है एट ऑल कंसंट्रेशन, सारी के सारी उसकी कंसंट्रेशन वैल्यू पर वो जो फॉलो करे उसी को हम बोलते हैं राउट्स लॉ। जैसे एग्जांपल में हम आइडल सॉल्यूशन बोलते हैं उसे, जैसे कि हमारा बेंजीन और टॉलिन हो गया, एन हेक्सेन एन हेप्टेन हो गया, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड हो गया, ब्रोमोबेंजीन और आइडोबेंजीन हो गया। ओके क्लास कुछ आता है हमारा राइट डिफरेंस बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। हमारे आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन आर सेम एज प्योर कंपोनेंट। ये जो है ये हमारा आइडल सॉल्यूशन है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन प्योर सॉल्यूशन। यानी वो सॉल्यूशन ऑफ वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो हमारा कंपोनेंट जो हमारे कंपोनेंट में प्रेजेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन आइडल सॉल्यूशन है। मिक्स करने पर हमारा जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता है, तो वो हमारा कहलाएगा आइडल सॉल्यूशन। लेकिन वहीं पर अगर वो हमारा चेंज हो रहा है मिक्स करने पर, तो वो कैसा हो जाएगा, उसका वो नॉन आइडल सॉल्यूशन कहलाता है। वहीं पर थर्ड हमारा पॉइंट बनता है कि अगर वो मिक्स करने पर वो कंपोनेंट जो है उसकी डेल्टा एच यानी इंथैल्पी जो है, हीट इंथैल्पी, वो अगर चेंज नहीं हो रही है तो सॉल्यूशन कैसा है, आइडल है। अगर चेंज हो रही है तो वो आइडल नहीं है। जो आइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके सारे के सारे कंपोनेंट वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, सेम टेम्परेचर और सेम कंसंट्रेशन पर। लेकिन वहीं पर जो हमारा नॉन आइडल सॉल्यूशन होता है वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है सेम टेम्परेचर और सेम कंसंट्रेशन पर। ओके क्लास, सो इसी के साथ ही हमारा ये ख़त्म हो जाता है आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। सो अभी के लिए थैंक यू क्लास।